तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां अपने परिवार को बचाने की एक छोटी सी कोशिश उसी परिवार की बर्बादी की वजह बन जाती है। हम बात कर रहे हैं फिल्म गेडे पर्वत का प्रेतवादित साया की, एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, काले जादू और एक ऐसी गलती के बारे में है जिसके नतीजे बहुत ही भयानक थे। कहानी की शुरुआत ही होती है एक दिल दहला देने वाले सीन से। हमारा मेन कैरेक्टर है एदा, जो वॉशरूम में एक अजीब पतली लंबी किसी बूढ़ी औरत जैसी चीज को देखती है, जिसकी आंखें लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। बस ये एक सीन उसे अंदर तक हिलाकर रख देता है। और सच कहूं तो ये खौफनाक मुलाकात, आगे जो होने वाला है उसकी तो बस एक छोटी सी झलक थी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, मेन घटनाओं से कुछ दिन पहले। यहां हम मिलते हैं एडा और उसकी बेस्ट फ्रेंड माया से। दोनों मिलकर एक माउंटेन हाइकिंग ट्रिप का बड़ा ही मजेदार प्लान बना रही हैं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि एक बुरी नजर, एक खतरनाक साया पहले से ही एडा पर पड़ चुका है। एक बात तो साफ है, ये खतरा पहाड़ पर शुरू नहीं हुआ था। नहीं, बुराई ने तो एदा को पहले ही अपना निशाना बना लिया था। सोचिए, ट्रिप से ठीक पहले एदा के बाल अचानक गुच्छों में झड़ने लगते हैं। फिर माया को एदा की ठीक पीछे लाल आंखों वाला एक भयानक साया दिखाई देता है, एक ऐसा साया जिसे सिर्फ वही देख सकती थी। ये सारे संकेत साफ बता रहे थे कि श्राप तो उनके घर से निकलने से बहुत पहले ही अपना काम शुरू कर चुका था। मतलब ये कोई पहाड़ का भूत प्रेत नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिसे वो अपने साथ लेकर जा रही थी। जैसे ही वो लोग गेडे पर्वत के गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, एदा का सामना फिर से उसी चुड़ैल से होता है। और मामला और भी खौफनाक तब हो जाता है जब गेस्ट हाउस की मालकिन उन्हें बताती हैं कि सालों पहले ठीक ऐसी ही एक ताकत ने इस पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी। अब तो ये बात पक्की हो जाती है कि कोई शैतानी शक्ति है जो खास तौर पर एदा के ही पीछे पड़ी है। तो अब कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, प्रेतवादी चढ़ाई। और जैसे जैसे ये ग्रुप पहाड़ पर ऊपर की तरफ बढ़ता है, अजीब और डरावनी घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं। अब बात सिर्फ डरावने सायों तक नहीं रह गई थी, ये एक बुरा सपना था जो अब हकीकत में बदल रहा था। और इस सब के सेंटर में थी एदा, जो खतरनाक तरीके से बदल रही थी। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते हालात तेजी से हाथ से निकलने लगते हैं। झील के पास अचानक एदा की आंखें पूरी तरह सफ़ेद और हाथ काले पड़ जाते हैं, और वो अपनी ही दोस्त माया पर हमला कर देती है। खाली जंगल में अचानक किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। एक बूढ़ा आदमी कहीं से आता है और फिर गायब हो जाता है। फिर एक ऐसी कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई देती है कि पूरा का पूरा ग्रुप वहीं बेबस होकर रह जाता है। और इन सब के बीच एदा, उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है और वो पागलों की तरह हंस रही होती है। वो अब उनकी दोस्त नहीं थी, वो किसी बहुत खतरनाक चीज़ का जरिया बन चुकी थी, और अब कोई भी महफूज नहीं था। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि ये सब सिर्फ माया को ही क्यों दिख रहा था, बाकी लोगों को क्यों नहीं? असल में जो पूरा ग्रुप महसूस कर रहा था और जो अकेले माया देख रही थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। इसकी वजह थी माया की तीसरी आंख। मतलब उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो उन आत्माओं और सायों को देख सकती थी जो बाकी किसी को नजर नहीं आते। और इसी वजह से इस पूरे खौफ के असली चेहरे की वो अकेली गवाह थी। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, कब्जा और पीड़ा। अब हम देखेंगे पहाड़ की आखिरी चढ़ाई, एदा पर उस शैतानी ताकत का पूरा कब्जा, और फिर घर लौटने पर उसकी वो दर्दनाक हालत जो उसे सीधा अस्पताल पहुंचा देती है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही कहानी का सबसे डरावना पल आता है। एदा की आंखें खून की तरह लाल हैं और वो कहती है, तुम सब जा सकते हो, मैं इस पहाड़ पर जीत हासिल करूंगी, क्योंकि ये पहाड़ अब मेरा है। साफ था, ये एदा नहीं बोल रही थी, ये वो शैतानी ताकत थी जिसने अब उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। पहाड़ से लौटना किसी भी तरह से इस खौफ का अंत नहीं था। घर आकर तो एदा की हालत और भी बिगड़ गई। उसका शरीर अजीब अजीब तरीके से मुड़ने लगता था और उसकी वो डरावनी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। उसके माँ बाप बेचारे डर और लाचारी में उसे अस्पताल ले जाने पर मजबूर हो गए। और अस्पताल में कहानी एक और भी खौफनाक मोड़ लेती है। यहाँ मॉडर्न साइंस, डॉक्टर्स सब फेल हो जाते हैं। उन्हें एदा की इस अजीब बीमारी का कोई कारण ही नहीं मिलता। आखिर मिलता भी कैसे? ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी ही नहीं, ये तो कुछ ऐसा था जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था। और इस सब के बीच एदा धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी। अब हम कहानी के सबसे दुखद हिस्से तक पहुंच गए हैं, एक ट्रेजिक एंड। यहां बात होगी एदा की मौत की
और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके पिता का दुख और उनका गुस्सा जो गलत इंसान पर निकला। अस्पताल में अपने आखिरी पलों में ऐदा को वो चुड़ैल, वो पतली लंबी औरत एक आखिरी बार दिखती है। उसे दौरे पड़ते हैं, वो खून की उल्टी करती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। ये कितना भयानक और दुखद है। एक हंसती खेलती लड़की जो कुछ दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थी, वो एक अनजान बीमारी का शिकार होकर दम तोड़ देती है। अपनी बेटी को खोने का गम ऐदा के पिता को तोड़कर रख देता है और वो अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं माया पर। वो चीख कर कहते हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने उसे जबरदस्ती उस ट्रिप पर जाने को नहीं कहा होता तो मेरी बेटी आज जिंदा होती। इसे ठीक करो वरना मैं पुलिस के पास जा रहा हूं। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि असली गुनहगार कोई और है और उनकी इन धमकियों के नीचे बेचारी माया दुख और गिल्ट के बोझ में दब कर रह जाती है। और अब आता है कहानी का वो आखिरी ट्विस्ट जो सब कुछ बदल कर रख देगा। पिता का राज। एक भूली बिसरी याद माया को उस श्राप की जड़ तक ले जाती है और फिर सामने आता है वो चौंकाने वाला सच। होता यह है कि अचानक माया को ट्रिप के शुरू होने से ठीक पहले की एक बात याद आती है। उसे याद आता है कि कैसे ऐदा के पिता ने चुपके से उसे एक छोटी सी पोटली दी थी और कहा था कि इसे पहाड़ की झील में फेंक देना। और ये वही झील थी जहां माया ने पहली बार उस चुड़ैल को देखा था। जैसे ही ये कनेक्शन जुड़ता है, वो इस खौफनाक जानकारी के साथ सीधे ऐदा की मां के पास पहुंचती है। और बस यहीं पर सारा राज खुल जाता है। असल में ऐदा के पिता का बिजनेस डूब रहा था और उन्हें शक था कि किसी दुश्मन ने उन पर कोई श्राप कर दिया है। तो वो एक तांत्रिक के पास गए, एक जवाबी श्राप के लिए। तांत्रिक ने उन्हें एक गुड़िया दी और कहा कि ये श्राप उस गुड़िया पर चला जाएगा। और फिर पिता ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती कर दी। उन्होंने वही शापित गुड़िया अपनी बेटी ऐदा को दे दी कि वो उसे पहाड़ में फेंक आए। उन्हें लगा था कि वो श्राप दुश्मन पर डाल रहे हैं, पर अनजाने में उन्होंने वो श्राप अपनी ही बेटी पर डाल दिया। जब ये सच सामने आया तो पिता का क्या हाल हुआ होगा। वो पूरी तरह टूट गए। वो रोते हुए बस यही कह पाए, मैं तो बस सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था, अपने परिवार को बचाने की। मुझे क्या पता था कि इसकी कीमत हमारी ऐदा को चुकानी पड़ेगी। सोचिए, वो अपने परिवार को बचाना चाहते थे, पर आखिर में उन्होंने ही उसे खत्म कर दिया। कहानी का अंत एक एपिलॉग के साथ होता है। एक बार फिर कहानी हमें उसी पहाड़ पर वापस ले जाती है जहां ये सब हुआ था, ये दिखाने के लिए कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते। कुछ महीनों बाद दोस्त एक बार फिर उसी गेढ़े पर्वत पर लौटते हैं और वहां एक खास जगह पर माया को अपनी दोस्त ऐदा की आत्मा दिखाई देती है। ये एक बहुत ही दर्द भरा लेकिन किसी तरह से एक शांत पल भी है। एक ऐसी याद जो ये बताती है कि जिंदगी भले ही आगे बढ़ जाए, पर उस पहाड़ पर जो हुआ उसकी यादें और उसका साया हमेशा उनके साथ रहेगा। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारे कामों के नतीजों पर, श्राप पर और उन त्रासदियों पर जिनकी गूंज हमेशा रह जाती है। और जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या कोई श्राप एक बार शुरू होने के बाद सच में कभी काबू किया जा सकता है? इस पूरी कहानी को हमारे साथ समझने के लिए शुक्रिया।